देखो ये सेकंड पार्ट है जो आपको डिस्कस करेंगे। एक इससे पहले आईएमसी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था, और जो आईएमसी थ्योरी मैंने आपको डिस्कस किया है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई दो रिएक्टेंट्स एक कैटालिस्ट के साथ कैसे कमिट हो सकते हैं, उसकी प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई है। एक नई कंसेप्ट आपको डिस्कस करेंगे, कल यही पढ़ा रहे थे आप लोगों को हम, सडनली छुट्टी हो गया। एब्सॉर्प्शन का मीन्स क्या होता है? देखिए भाई हिंदी में हम लोग इसे अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण सिद्धांत है, ऑब्जेक्टिव तो मैं समझता हूँ हर बार पेपर में इससे आ ही जाता है। कभी कभी ये 2 मार्क्स में करने को हमारे एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है। आपसे पूछा जाएगा जो कैटालिस्ट आप लोग पढ़े हैं उन कैटालिस्ट के लिए एब्सॉर्प्शन थ्योरी क्या है, अधिशोषण का सिद्धांत क्या है, इसको स्पष्ट कीजिएगा आप लोग। तो देखिए अधिशोषण का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हमें पता करना है कि भाई जो एब्सॉर्प्शन थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किन किन चीजों पर एप्लीकेबल होगी। देखिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मेरा भी संकारक से है, वो ऑलवेज गैस होना चाहिए। इस प्रोसेस में आप केवल ऐसे रिएक्टेंट को यूज कर सकते हैं जो गैस अवस्था में उपस्थित होंगे, गैस स्टेट में होंगे। और दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोगों के पास है जिन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं, उनका इस प्रोसेस से कोई भी ताल्लुकात नहीं होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, केवल रिएक्टेंट से रिलेशनशिप होगा। तीसरा जो कैटालिस्ट हमारे पास है वो सॉलिड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट किन किन चीजों पर एप्लीकेबल है। तो आपको ध्यान रखना है आपके पास जो कैटालिस्ट है वो ठोस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। और जो आपके पास अपकारक पदार्थ है, जिन पदार्थों के लिए आप क्रिया कराना चाह रहे हैं सतह के ऊपर, वो पदार्थ कैसे होने चाहिए भाई? गैस होना चाहिए। तो गैस, अपकारक और ठोस उत्प्रेरक हमारे पास होना चाहिए। और गैस, अपकारक और ठोस उत्प्रेरक अगर हमारे पास होगा तो हम लोग इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो वो शुरुआत कहां से होती है? ये कंसेप्ट जब हम लोग स्टडी करते हैं एब्सॉर्प्शन के लिए, सबसे पहले सर आपको एक एडवाइस करते हैं कि कोई भी ठोस कैटालिस्ट अगर आपके पास है, कोई भी सॉलिड कैटालिस्ट अगर आपके पास है, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले उस कैटालिस्ट को आप बारीक पीसने वाले हैं। सर ने पूछा भाई और उत्प्रेरक को बारीक पीस देंगे तो क्या फायदा होगा हम लोगों के लिए? अगर हम लोग कैटालिस्ट को बारीक पीस देंगे तो क्या फायदा होगा बताओ? वेरी गुड। उसमें जो एक्टिव साइट्स है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब एक्टिव साइट कैसे बढ़ जाएंगे पहले आप भी समझिएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहे थे, कल नहीं छोड़ दिया था हमने आपको। ये निकेल हमारे पास है, ये हमारे पास निकेल जो उपलब्ध होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की दिखाई देती है हम लोगों को, ऐसा दिखता है वो। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको बारीक पीसते हैं। तो बारीक पीसने से क्या होता है, जगह जगह पर इसकी जो वैलेंसी होती है वो रिमूव हो जाती है। यहां रिमूव हो जाएंगे जैसे ये। तो जहां पर बंध टूटते हैं, एक बंध में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। एक बॉन्ड जो होता है उस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 2 होता है भाई। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और जब कभी उत्प्रेरक को बारीक पीसा जाता है और बारीक पीसने के बाद उसके बंध टूट जाते हैं, और बॉन्ड के टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो बंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो बंध बनाना चाहते हैं। और जब वो बंध बनाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग इसे? इन पोजिशंस को हम लोग बेटे कहते हैं साइंस में एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट हम लोग उससे कहते हैं। सर आपको पूछेंगे
एक्टिव साइट का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आपको बताना है यदि किसी कैटालिस्ट में एक्टिव साइट की नंबर ज्यादा होती है, यदि किसी कैटालिस्ट में एक्टिव साइट की नंबर ज्यादा होती है तो एक्टिव साइट की नंबर ज्यादा होने पर उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो ज्यादा होती है, और एक्टिव साइट अगर कम होते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मीन्स ये हो गया कि अगर हम उत्प्रेरक को ज्यादा पीस देते हैं, ज्यादा पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसमें जो एक्टिव साइट्स है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। और एक फायदा क्या हो जाएगा बताओ, बारीक पीसने से जो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, ये असंतुलित हो गया। और क्या होगा मालूम है, होगा ये कि ये जो आपके पास ए और बी, जिन्हें आप क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स, क्या बोल रहे हैं, अवकारक, ये इसकी सतह पर आएंगे। और जैसे इसकी सतह पर आएंगे तो क्या होगा, सतह पर आने के बाद एन आई एन आई एन आई एन आई ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट हमारे पास है। और जैसे सरफेस पर आएंगे तो एन आई एन आई एन आई एन आई एन आई और एन आई एन आई और एन आई निकल हो गए सारे, ये सब ऐसे है भाई, ऐसे फिर ऐसे रिमूव किया से ए इधर जुड़ जाएगा आगे, बी इधर जुड़ जाएगा, कैसे, डॉट डॉट। अस्थाई बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, अस्थाई बन रहे हैं। और देखिए जब अस्थाई बंध बनते हैं ना, अनस्टेबल बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है, एक तो कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है, दूसरी बात उसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, और तीसरी बात इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव कॉम्प्लेक्स, सक्रिय जटिल। तो जैसे ही अवकारक पदार्थ, जैसे ही अवकारक पदार्थ इस उत्प्रेरक से आके जुड़ेंगे तो तीन परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन तो ये होगा, जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो अस्थायी होगा। दूसरा परिवर्तन क्या होगा, दूसरा परिवर्तन उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एनर्जी बढ़ने से तो अस्थायी हुआ है, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अस्थायी होते हैं, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, वो तो स्थायी होते हैं, और जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जब ये अवकारक पदार्थ इस उत्प्रेरक से जुड़ गया है तो जुड़ने के बाद इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कंपाउंड कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं इसे, सक्रिय जटिल। सक्रिय, एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। क्या होगा भाई, इसमें ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे, और क्रिया करने के बाद क्या होगा, ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो आपका कैटालिस्ट है ना, कौन सा, एन आई एन आई एन आई एन आई और एन आई, ये दोबारा से आपको मिल जाएगा ऐसे ही जैसे था आपका। कैसा था आपका, ये ऐसा था आपका, वही देखो ऐसे ऐसे। ये वैलेंसी नहीं थी, टूटी हुई थी, एक वैलेंसी थी, ये क्या था, एक्टिव सेंटर, ये क्या था, एक्टिव सेंटर। अब क्या होगा, जो आपके पास अवकारक और रह गए वो फिर जुड़ जाएंगे इससे आगे, फिर उत्पादन बदल जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे, फिर उत्पादन बदल जाएंगे। कब तक बदलते रहेंगे, जब तक आपका अवकारक पदार्थ आपके पास रहेगा तब तक वो इस उत्प्रेरक की सतह पर आता रहेगा, इससे जुड़ता रहेगा, और जुड़ने के बाद उत्पाद में परिवर्तित होता रहेगा। एनआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपका उत्पाद खत्म हो जाएगा, अवकारक खत्म हो जाएगा, तो आपकी क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी आपकी। तो क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग अवशोषण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अवशोषण सिद्धांत।
बात समझ में आ गई आपको? तो केवल आपको ये लिखने को कभी एग्जाम में नहीं आता, ध्यान रखेंगे आप लोग। समझा दिया मैंने आपको ये केवल ये पूछा जाएगा कि अवशोषण का सिद्धांत किन कंडीशंस पर लागू होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अवकारक पदार्थ कैसा होना चाहिए? गैस होना चाहिए। और उत्प्रेरक कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। क्या क्या बात होगी आपसे भाई? आपसे जो बातें हुई हैं उनमें सबसे पहले आपको बताया गया है कुछ बाह्य पदार्थ एक्सटर्नल सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट बोलेंगे। इस प्रोसेस को कैटालाइसिस बोलेंगे। दो तरह से हो सकता है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस हो सकता है, बताया था आपके लिए। उसके बाद कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी गई है, कैटालिस्ट के टाइप आपको पढ़ा दिए गए हैं। पॉजिटिव क्या करेंगे? रेट को बढ़ाएंगे, नेगेटिव और इंड्यूस्ड एक रासायनिक क्रिया दूसरे को प्रेरित करेगी। और तीसरा बताया था ऑटो वाला, अगर कोई उत्पाद क्या करने लगेगा? कैटालिस्ट का वर्क करने लगेगा तो क्या कहेंगे? उसे ऑटो बोलने वाले हैं। मैंने कहा था कुछ सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में आने के बाद जो रिएक्टेंट जो कैटालिस्ट होता है उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। कुछ सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में आने के बाद जो हमारा कैटालिस्ट उसे क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या बोलेंगे उसे? कैटालिस्ट पॉइजन। कैटालिस्ट पॉइजन। और कुछ क्या करते हैं? उसे एक्टिवेट कर देते हैं। प्रमोटर, एक तो वर्धक होता है, एक विष होता है। और आज बता दिया मैंने आपको, कल बताया भाई आईएमसी क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या होता है। इतनी सारी बातें एग्जाम में नहीं आएंगी, परेशान ना हो। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एडसॉर्प्शन थ्योरी है वो कब एप्लीकेबल होगा, कब लागू होगा, और इंड्यूस्ड और ऑटो कैटालिस्ट क्या होते हैं पूछा जाएगा आपसे। अब एक नई विषय आपको पढ़ाएंगे इसमें, और टॉपिक पढ़ाएंगे आपको एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होते हैं? देखिए अभी जो आपसे बात हुई है मेरी, ये सारी बातें मैंने कैटालिस्ट के बारे में आपको पढ़ाई है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा मैंने कैटालिस्ट के बारे में आपको पढ़ा दिया है। लेकिन हमारी बॉडी में तो लेबोरेटरी है। आपका जो शरीर है, इतने मोटे मोटे टुकड़े आप लोग खाते हैं खाने के, और सुबह क्या होता है? सारा डाइजेस्ट हो जाता है। पूरी रात में होता नहीं होता है? खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी के लिए खाना खाना जरूरी है। एनर्जी होगी तो जिंदा रहेंगे हम लोग। ये तो सिंपल सा लॉजिक है इस बात का भाई। देखिए ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, और जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो सब केमिकल टाइप के होते हैं। लेबोरेटरी में जो रिएक्शंस होते हैं, लैब के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के लिए तो कैटालिस्ट कंट्रोल करते हैं, और जो आपकी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उन्हें एंजाइम कंट्रोल करते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम कैटालिस्ट जैसी पदार्थ हैं। जिस तरह से कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम क्या कर सकते हैं? रेट को चेंज कर सकते हैं। आपने खाना खाया और कभी कभी आप शिकायत करने लगते हैं कि आज पेट में दर्द हो रहा है हमारे बहुत, या गैस बन रही है बहुत। इसका मीन्स क्या हो गया है? इसका मीन्स है कोई ना कोई एंजाइम आपकी बॉडी का डिस्टर्ब हो गया है। और जब एंजाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बॉडी हमारी जो है वो बीमारू टाइप की हो जाती है। शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग होने लगती हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये है, अगर हम लोग अच्छा खान पान करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के जो एंजाइम है वो मेंटेन रहते हैं। और बॉडी के एंजाइम जो मेंटेन रहेंगे तो उससे क्या होने वाला है? बॉडी के एंजाइम मेंटेन रहने से आपकी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एंजाइम होते क्या है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए जितने भी एंजाइम्स को आप लोग पढ़ेंगे उन एंजाइम में कुछ खास बातें होंगी। पहली खास बात क्या है? जितने भी एंजाइम्स को आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जितने भी एंजाइम को आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उनमें कार्बन जरूर होगा। दूसरी बात, जितने भी एंजाइम आप पढ़ेंगे उनमें नाइट्रोजन जरूर होगा, और जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है उन्हें बोलते हैं नाइट्रोजीनस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनस का मतलब होता है नाइट्रोजनी। नाइट्रोजनी यानी जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरी बात आपको बतानी है, जितने भी एंजाइम आप लोग पढ़ रहे हैं उन एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। और तीसरी बात आपको बतानी है, जितने भी एंजाइम्स को आप पढ़ रहे हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
वो बड़ा हाई होता है भाई। क्या होता है? हाई होता है। और जितने भी एंजाइम को आप पढ़ रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो बायो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एंजाइम को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। तो एंजाइम हमारे पास है, उसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो आपको बताना है एंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एंजाइम नाइट्रोजन वाले होते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंजाइम का अणुभार क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। और वो क्या करते हैं? जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बायो मीन्स लाइफ, केमिकल मीन्स रिएक्शन, जीवन से संबंधित क्रियाओं क्या करते हैं? संचालित करते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो सर पूछेंगे आपसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की परिभाषा क्या होने वाली है? तो आपको बताना है एंजाइम नाइट्रोजीनस, एंजाइम नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंजाइम नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी संरचना कैसी होती है? जटिल होती है। और अणुभार क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। इसके साथ साथ बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंजाइम बोल सकते हैं। समझ में आगे? नाइट्रोजन से बने उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन से बने उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो कि बॉडी में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम। क्या कहलाते हैं? तो क्या होता है एंजाइम? एंजाइम जो लाइफ रिएक्शंस होती हैं, जो लाइफ रिएक्शंस होती हैं उन्हें कंडक्ट करते हैं। आपका जो जीवन चल रहा है ना वो एंजाइम को चल रहा है। ये एंजाइम क्या करते रहेंगे? आपकी बॉडी को चलाते रहेंगे ऐसे ही, और आप जिंदा रहेंगे। जिस दिन आपके एंजाइम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है एंजाइम के बारे में, जितने भी एंजाइम को आप लोग स्टडी करेंगे उन सारे एंजाइम की एंडिंग में आपको एच जरूर लगाना है। एच। बहुत से एंजाइम हम लोग पढ़ते हैं, संजय बताया इन्वर्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, माल्टेज ये भी एंजाइम है, डाइस्टेस ये भी एंजाइम है। ये सब एंजाइम ही है और सब आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, डाइस्टेस एंजाइम होता है और माल्टेज एंजाइम होता है। अब इनका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? सबका फंक्शन एकदम अलग अलग है। जैसे क्या है आपके पास, मान लीजिएगा खाना खाते हैं हम लोग, जैसे गेहूं की रोटी खाई आपने तो क्या होता है उसमें? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है उसके अंदर। और जो गेहूं की रोटी में स्टार्च होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल है। ये स्टार्च का फॉर्मूला है। स्टार्च गेहूं में होता है, गेहूं से ज्यादा आलू में होता है। सबसे ज्यादा स्टार्च आलू के अंदर ही पाया जाता है। अब क्या होता है ना, ये जो स्टार्च है वाटर से रिएक्ट होता है और जैसे स्टार्च वाटर से रिएक्ट होता है तो एक एंजाइम होता है डाइस्टेस। क्या होता है? डाइस्टेस। हिंदी में लिखो। ये फंक्शन करता है इसके अंदर। तो क्या करता है मानो उसे? NC6H12O6 ये चेंज हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर।
शराब जब बनाता है शराब, तो उसकी पहली क्रिया यही होती है। हमारे इंडिया में जो शराब बनती है वो दो चीज़ों से बनती है, एक तो वाइन से, उससे बनती है सीरे से, जिसे मोरिसोज कहते हैं हम लोग, और एक आलू से बनती है। जितना आलू आप लोग खाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आलू इंडिया में शराब बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आलू से शराब बनती है हमारे यहाँ, ठीक है। आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है ना, क्या करता है सबसे पहले जो स्टार्च होता है उसको जल से रिएक्ट कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेस किसमें चेंज हो गया, ये ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज आपके पास है C6H12O6, इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। किण्वन क्या होता है, किण्वन में कोई कंपाउंड आपको देंगे सर, और जो कंपाउंड सर आपको देंगे उस कंपाउंड को आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा। और जब किसी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। अंग्रेजी में टर्म है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक एंजाइम आता है, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं जाइमेज। और जाइमेज क्या करता है, जाइमेज चेंज कर देता है इसके लिए 2C2H5OH, इथाइल एल्कोहल है एक कंपाउंड, और दूसरा चेंज कर देता है 2CO2 में। तो जब खाना खाते हैं ना हम लोग, तो सबकी बॉडी में रिएक्शन होती है। जितने भी लोग खाना खाते हैं सब लोगों की बॉडी में रिएक्शन होता है। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो जाइमेज से किसमें चेंज हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, खाना खाने का अक्सर नींद आती है हम लोगों के लिए, कहते हैं आप थोड़ा आराम कर लें, मन ही नहीं करता काम करने का। क्यों नहीं करता मालूम है, क्योंकि अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाता है और 10% तक तो सबकी बॉडी में बनता है। इसलिए 2 घंटे सो लेते हैं, तो उसके बाद भी थोड़ा बैठ जाते हैं चारपाई पे, कहीं यूं करते हैं, कहीं यूं करता है, कहीं यूं करता है। तो मम्मी डांटती है, क्या पढ़ेगा नहीं, पर मुंह धोया, टॉवल से साफ किया, फिर बैठ जाते हैं। किसकी वजह से, एल्कोहल की वजह से। किसकी वजह से। तीसरा आपको बताते हैं C12H22O11, सुक्रोज कहते हैं हम लोग इसके लिए। क्या बोलते हैं, सुक्रोज हम लोग इसे बोलते हैं। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। चीनी जो होता है, जो चीनी रासायनिक नाम है क्या है, चीनी तो कोई शब्द नहीं है डिक्शनरी में। 2 शब्द, शर्करा हिंदी में और सुक्रोज अंग्रेजी में। शर्करा तो था हिंदी में और सुक्रोज था अंग्रेजी में। तो ये जो टर्म क्या बन गया, चीनी कहने लगे लोग इसे। अब पता नहीं क्यों कहते चीनी, तो मुझे नहीं पता अब तक, लेकिन नाम क्या है, सब चीनी मांगते हैं। क्या मांगते हैं, होता क्या है, ये सुक्रोज होता है कि वाटर से रिएक्ट हो जाता है बॉडी में आपकी, और ये रिएक्ट कैसे होता है मालूम है, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। C6H12O6 और C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज, इसे बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। अब आप सोचें ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो एक ही जैसा लिखा है, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग होती है। अभी आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, बायोमॉलिक्यूल आगे आएगा, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होते हैं। दोनों आपको सिलेबस में, ग्लूकोज भी आपके सिलेबस के अंदर है, फ्रक्टोज भी आपके सिलेबस के अंदर है, स्टार्च भी आपके सिलेबस के अंदर है, सेलुलोज भी सिलेबस में, माल्टोज भी सिलेबस में, लैक्टोज भी सिलेबस में, सब सिलेबस में करवा दो। तो अभी हमारा काम क्या, देखो अभी मैं समझाना चाह रहा है आपके लिए, अभी हमें बताना चाह रहा है कि भाई एंजाइम कैसे वर्कआउट करते हैं। तो 2-3 रिएक्शन मैंने आपको लिख दिए हैं। स्टार्च को मैंने ग्लूकोज में चेंज किया है, डायस्टेस से, डायस्टेस नहीं होगा तो फिर चेंज नहीं होगा। ग्लूकोज को मैंने इथाइल अल्कोहल में चेंज किया है जाइमेज से। इन्वर्टेज से मैंने क्या किया, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज किया है। ये सारी रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर होती हैं। जो चीनी आप खाते हैं वो चीनी क्या करती है, वाटर से रिएक्ट होती है, और वाटर से रिएक्ट होने का क्या बन जाता है, एक तो ग्लूकोज बन जाता है और एक फ्रक्टोज बन जाता है। एक तो ग्लूकोज बन जाता है और एक फ्रक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज तो देखा ही होगा आपने, फ्रक्टोज देखा है, नहीं देखा फ्रक्टोज? ग्लूकोज से ज्यादा फ्रक्टोज खाते हो, ग्लूकोज से ज्यादा क्या खाते हो आप,
अब आपने आम का सीजन था तो आम खाए होंगे, बनाना आप खाते हो, ऑरेंज, लीची, जितने भी फल आप खाते हो उन सब फलों के अंदर फ्रक्टोज ही होता, ध्यान रखना। और फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे मीठी शर्करा होता है। केवल अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। अंगूर को छोड़ के जितने भी फल आप खाते हैं उन सब फल में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज किससे बना? फ्रूट। फल जो आया ना, कहां से आया? शर्करा के नाम से आया। कहते नहीं है फ्रूट्स ले आओ। अब फ्रूट्स का मतलब क्या होगा हम समझे नहीं आज तक। बाद में समझ में आया कि जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? उसे फ्रूट्स बोलते हैं भाई हम लोग उसे। समझ में आ गई बात? तो किस में नहीं होता फ्रक्टोज? अंगूर में नहीं होता है। अंगूर में क्या होता है? तो जब भी कभी आपको भूख लगे ना और जब आप परेशान हो जाए भूख से, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? तुरंत आप जो 100 ग्राम अंगूर खा लें, आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि जैसे आपने जो 7-8 रुपये खा ले हो। तो कहते हैं डायबिटीज जिन लोगों को होता है, डॉक्टर क्या कहते हैं? आपको अंगूर बिल्कुल नहीं खाना है। अंगूर खाओगे तो शुगर आपकी और बढ़ जाएगी। आम नहीं खाना है आपके लिए। अंगूर में, आम में, इनमें शुगर ज्यादा होता है। शुगर का मीन्स फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। इस सब आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है भाई। अब सवाल ये, जो हमारे पास एंजाइम है, जो हमारे पास एंजाइम है वो कैटालिस्ट से कैसे डिफर है? हमारे पास जो एंजाइम है वो कैटालिस्ट से कैसे डिफर है? यानी उत्प्रेरक और एंजाइम में अंतर क्या होता है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो एंजाइम आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो एंजाइम जो होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जितने भी एंजाइम को आप पढ़ रहे हैं वो सारे एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छा कार्य करते हैं। और जब इस ताप पर सबसे अच्छा कार्य करते हैं तो इस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? अनुकूलित ताप। क्या होता है? अनुकूलित ताप इसका मतलब होता है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? इतना तो होता ही आपकी बॉडी का। तो आपकी बॉडी के ताप पे बढ़िया काम करेंगे। और जब ज्यादा गर्मी होती है, देखा है कभी कोई लोगों को उल्टियां हो जाती हैं, डिसेंट्री हो जाती है, दस्त कहते हैं हिंदी में हम लोग, कहते हैं बीमार हो गए, डायरिया हो गया। क्या होता है? एंजाइम डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो एंजाइम जो है काम करना ठीक से बंद कर देते हैं। दूसरी बात, देखिए जो कैटालिस्ट होते हैं उन पर पराबैंगनी किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं तो उत्प्रेरकग्रस्त नहीं होते उससे। अगर एंजाइम के संपर्क में पराबैंगनी किरणें आ गई तो एंजाइम को नष्ट कर देंगे वो। तो जो हमारे एंजाइम होते हैं वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, जिन्हें पराबैंगनी किरणें हम लोग कहते हैं, उनसे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तीसरा आपको बताना है, उत्प्रेरक क्या थे? उत्प्रेरक जो थे वो रासायनिक क्रिया के बाद आपको मिल जाते थे वापस। कैटालिस्ट क्या होते थे? कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के बाद आपको वापस मिल जाते थे। लेकिन एंजाइम जो होते हैं तो कभी वापस, ये लगातार नष्ट होते रहते हैं। बस ये डिफरेंस है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग है, उसका 30 था, इसमें कितना है? 37 है। दूसरी बात, उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया के बाद आपको वापस मिलते थे, लेकिन एंजाइम वापस आपको नहीं मिलने वाले हैं। और तीसरा अंतर क्या है? उत्प्रेरक पराबैंगनी किरणों से कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, जबकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस पार्ट में क्या क्या सिलेबस में था वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस पार्ट में मैंने कैटालाइसिस आपको पढ़ा दिया है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक कैटालाइसिस कितना तरह से होता है ये पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने बताया कितने तरह के उत्प्रेरक होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और चौथा मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरक के प्रकार में आपका पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ऑटो क्या होता है और इंड्यूस क्या होता है, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। उत्प्रेरक की बहुत सारी विशेषता मैंने आपको पढ़ा दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और मैंने आपको बताया कैटालिस्ट प्रोमोटर क्या होते हैं और पॉइजन क्या होते हैं। और आज जब मैंने पढ़ाया आपके लिए, कल वाला कंटिन्यू किया, मैं आपके लिए पढ़ा रहा था कि भाई जो हमारा कैटालिस्ट है उसके सिद्धांत क्या क्या है। तो 2 सिद्धांत आपको डिस्कस कर दिए हैं। एक तो आईएमसी थ्योरी आपको पढ़ा दी है और दूसरा क्या पढ़ा दिया है? एडसॉर्प्शन थ्योरी आपको पढ़ा दी है।
और आज एक लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया एंजाइम के बारे में, और मैंने आपको बताया एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम बॉडी में पार्टिसिपेट करने वाले जो बायोकेमिकल सेक्शंस होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन से बने होते हैं, जिनका आधार बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और संरचना कैसी होती है, जटिल टाइप की होती है। कैसी होती है, जटिल होती है। और मैंने बताया जब भी कभी एंजाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो एंजाइम को रिप्रेजेंट करते समय उसके एंडिंग में क्या लगा दिया जाएगा, एज लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, एज लगा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया है। इस चैप्टर का एक अंतिम भाग आपको पढ़ाएंगे कोलॉइड सॉल्यूशन के बारे में। इसे बंद करवा